हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। हम भारतीय दंड संहिता की धारा 378 को पढ़ रहे थे, यानी 378 थेफ्ट यानी चोरी के अपराध को पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने जो है चोरी का अपराध जो है की परिभाषा जो है क्या है उसको जो है समझे थे। इस वीडियो में हम चोरी के अपराध के क्या आवश्यक तत्व हैं उनको समझेंगे, यानी कि चोरी का अपराध गठित करने के लिए जो है क्या क्या आवश्यक तत्व होने चाहिए, जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि चोरी का अपराध गठित करने के लिए 5 आवश्यक तत्व जो है होने आवश्यक हैं। जो हम पिछली वीडियो में 5 आवश्यक तत्वों को जो है बताए थे। इस वीडियो में जो है जो चोरी के 5 आवश्यक तत्व हैं उनको जो है एक एक आवश्यक तत्वों को जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे जो है दिए गए हैं कि 5 आवश्यकता जो हैं, जैसे कि चोरी किस प्रॉपर्टी के विरुद्ध यानी किस प्रकार की संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। तो चोरी जो है चल संपत्ति के विरुद्ध अपराध है, और जो संपत्ति होनी चाहिए वो किसी के कब्जे में होनी चाहिए, यानी कि जो लावारिस संपत्ति होती है या लावारिस कोई वस्तु होती है उसकी जो है चोरी नहीं होती है। और तीसरा जो है बेईमानीपूर्ण आशय होना चाहिए। और जो है बेईमानीपूर्ण अगर आशय नहीं है संपत्ति को लेते समय तो फिर यहाँ पे चोरी का अपराध नहीं होगा। और चौथा जो है संपत्ति को हटाया जाना आवश्यक है। और पांचवा जो है उस व्यक्ति की सम्मति के बिना यानी उसकी कंसेंट के बिना उस जो है संपत्ति हटाया जाना। तो यहाँ पे हम सब देखते हैं, सबसे पहले जो है चल संपत्ति को एक्सप्लेन करते हैं कि चल संपत्ति में कौन कौन सी संपत्ति जो है आती है। तो यहाँ पे जो है आईपीसी की धारा जो 22 है, धारा 22 में जो है चल संपत्ति को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं आईपीसी की धारा 22 जो है उसमें जो है चल संपत्ति की क्या परिभाषा दी गई है। उसके अंतर्गत जो है धारा 22 में है जो चल संपत्ति के अंतर्गत कौन कौन से जो है अपराध आएंगे। तो धारा जो 22 में जो है संपत्ति की परिभाषा जो दी गई है, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी यानी जंगम संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी या चल संपत्ति की जो परिभाषा दी गई है वह इस प्रकार है। जंगम संपत्ति शब्दों से यह आशयित है कि इसके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है, यानी मूर्त संपत्ति यानी कारपोरियल प्रॉपर्टी। मूर्त संपत्ति ऐसी संपत्ति होती है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वह सारी मूर्त संपत्ति के अंतर्गत आएंगी, यानी कि जो है कारपोरियल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएंगी। लेकिन आगे इसमें कहा गया किंतु भूमि और वे चीज़ें जो भूबद्ध हो या भूबद्ध किसी चीज़ से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हो इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। आगे बताया गया है कि जो भूमि है यानी लैंड जो है चल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आएंगी। और वे चीज़ें भी जो है जो भूमि से भूबद्ध है यानी जो भूमि से जो है भूमि से जो है भूबद्ध यानी अटैच्ड है वो भी नहीं आएंगी। जैसे कि नींव यानी जो मकान होता है, घर होता है, उसकी जो नींव होती है जो ज़मीन से जो है नीचे मतलब कि जुड़ी हुई होती है वो भी चल संपत्ति नहीं है। और जो पेड़ पौधे होती हैं उनकी जड़ें यानी जड़ वो भी जो है चल संपत्ति नहीं मानी जाती हैं। और जो है आगे इस परिभाषा में कहा गया है कि भूबद्ध किसी चीज़ से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हो, यानी भूमि से जो स्थायी रूप से जकड़ी हुई हैं वे वस्तुएं भी चल संपत्ति नहीं होंगी। जैसे कि जो भूबद्ध चीज़ है यानी मकान हो गया, और मकान में लगा हुआ पंखा, जो पंखा है यह भी अचल संपत्ति माना जाएगा। लेकिन जैसे ही पंखे को मतलब कि छत से या अलग कर दिया जाता है उसको खोलकर, वैसे ही वह चल संपत्ति हो जाता है। और भी ऐसी चीज़ें जैसे खिड़की हो गई, दरवाजे हो गए, तो ये जो है स्थायी रूप से जो है मकान में लगाई गई हैं। खिड़की दरवाजे जो है कोई एक दिन के लिए नहीं लगवाता है कि रात में लगा दिए सुबह निकाल दिए। तो ये जो खिड़की दरवाजे पंखा ये सारे अचल संपत्ति मानी जाती है। लेकिन जैसे ही ये भूबद्ध चीज़ों से यानी मकान से जैसे ही इनको अलग किया जाएगा तो ये जो है चल संपत्ति हो जाएंगे। तो इस प्रकार देखते हैं चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा जो धारा 22 में दी गई है उसके अंतर्गत जो है
क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो सभी प्रकार की जो है मूर्त संपत्ति यानी कारपोरियल प्रॉपर्टी जो है मूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएंगी। अगला जो है इस चल संपत्ति को जो है और स्पष्ट करने के लिए कि जो और स्पष्ट करने के लिए जो है धारा जो 378 है उसका जो एक्सप्लानेशन 378 का एक्सप्लानेशन जो है 1 को हम देखेंगे। यहाँ पे 378 का एक्सप्लानेशन 1 में जो है कौन सी प्रॉपर्टी इसमें क्या कहा गया है, तो यहाँ पे धारा 378 का जो स्पष्टीकरण 1 दिया गया है उसमें कहा गया है कि जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है, जंगम संपत्ति ना होने से, यानी कोई वस्तु है जो जमीन से जुड़ी हुई है, तो वह मूवेबल प्रॉपर्टी ना होने के कारण जो है वह चोरी का विषय नहीं होती है, किंतु जो ही वह भूमि से पृथक की जाती है वह चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है। जैसे कि कोई पेड़ है वो उसकी जड़ जो है जमीन से जुड़ी हुई है, तो पेड़ जो है चल संपत्ति नहीं है, लेकिन जैसे ही पेड़ को काट दिया जाता है और वो भूमि से अलग हो जाता है तो वो चोरी की विषय वस्तु हो जाती है। इसके लिए जो है यहाँ पे इलिस्ट्रेशन जो है ए दिया गया है। ए को देखते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि या की सम्मति के बिना या के कब्जे में से एक वृक्ष यानी पेड़ बेईमानी से लेने के आशय से या की भूमि पर लगे हुए उस वृक्ष को का मतलब ए काट डालता है। यहाँ जो ही ए ने इस प्रकार लेने के लिए उस वृक्ष को पृथक किया उसने चोरी की। यहाँ पे जो है स्पष्टीकरण और जो है स्पष्टीकरण 1 और जो यहाँ पे इलिस्ट्रेशन यानी दृष्टांत जो दिया गया है ए, दोनों को पढ़ने से यह निष्कर्ष जो है ये स्पष्ट हो जाता है कि जो अचल संपत्ति होती है जैसे पेड़ हो गया, मकान में लगा हुआ पंखा हो गया, ये सारी चीज़ें अचल संपत्ति होती हैं, लेकिन जैसे ही इनको जो है उन भूबद्ध चीज़ों से अलग किया जाता है, जैसे पेड़ है, पेड़ को जैसे ही जो है उसको बेईमानी से लेने के आशय से यानी इरादे से जो है उसको जो है जैसे ही पेड़ को ज़मीन से अलग किया जाता है तो वह चोरी मतलब माना जाएगा। अब यहाँ पे जो है ये एक चीज़ और समझना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पेड़ को चोरी से काटने मतलब चोरी से लेने के लिए या बेईमानी से उसको जो है ज़मीन से काट देता है लेकिन उसको ले नहीं जा पाता है, तो क्या ये मतलब चोरी का अपराध होगा? तो हाँ, यहाँ पे जैसे ही उस पेड़ को जो है ज़मीन से अलग किया गया, भले ही जो व्यक्ति उसको बेईमानी से लेना चाहता है वह उसको ले जा पाए या ना ले जा पाए, वह चोरी का अपराध कंप्लीट हो जाएगा और उसको चोरी के लिए जो है पनिश किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला इसका एलिमेंट है चोरी का यानी थेफ्ट का जो पहला एलिमेंट है उसको यहाँ पे जो है हमने समझा। अब दूसरा जो एलिमेंट है चोरी का जो दूसरा एलिमेंट है वह है बेईमानी पूर्ण आशय, यानी चोरी का अपराध जो है गठित करने के लिए जो है बेईमानी पूर्ण आशय होना चाहिए, यानी कि जब कोई व्यक्ति कोई संपत्ति जो है चुरा रहा है या ले रहा है उसको मतलब संपत्ति को चुराते समय यानी हटाते समय उसका जो इंटेंशन है यानी आशय है वो बेईमानी पूर्ण होना चाहिए। बेईमानी पूर्ण आशय अगर संपत्ति को चुराते समय नहीं है तो जो है यह चोरी नहीं माना जाएगा। जो बेईमानी यानी डिसऑनेस्टली को जो है धारा जो है 24 आईपीसी में जो है परिभाषित किया गया है। तो धारा 24 में जो बेईमानी की परिभाषा दी गई है उस परिभाषा के अकॉर्डिंग जो है किसी व्यक्ति को जो है बेईमानी से जो कोई कार्य करता है उसके फलस्वरूप जो है किसी व्यक्ति को जो है सदोष लाभ होना चाहिए और दूसरे व्यक्ति को सदोष हानि होनी चाहिए। सदोष लाभ हो या बीच में यानी या लगा है या सदोष हानि होनी चाहिए, तब जो है उस कार्य को डिसऑनेस्टली माना जाएगा।
तो यहाँ पे जो है अगर जो है संपत्ति को हटाते समय जो है उस व्यक्ति का जो आशय है यानी इंटेंशन है वह चोरी मतलब कि बेईमानी का नहीं है तो चोरी का अपराध नहीं होगा। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है मंदिर में गया और जो है बाद में मंदिर से आते समय अपनी जो है चप्पल जो है अपनी चप्पल की जगह पे दूसरे की चप्पल जो है जल्दी जल्दी में पहन के चला आता है और बाद में घर में देखता है आके कि जो उसकी चप्पल जो है वह जो है वो दूसरे की पहन के आ गया है। तो यहाँ पे ये जो है तो अगर वह उस मतलब जो दूसरे की चप्पल पहन के आ गया है उसको वापस नहीं करता है और अपने पास ही रख लेता है, तो ये जो है भले ही जो है आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध हो जाए, लेकिन ये चोरी का अपराध नहीं होगा। चोरी का अपराध क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब वो चप्पल को हटाते समय जो है उसका जो आशय है वह बेईमानी पूर्ण नहीं है। इसलिए जो है चोरी का जो है सबसे महत्वपूर्ण और जो आवश्यक तत्व है वो बेईमानी पूर्ण आशय है। अगर बेईमानी पूर्ण आशय नहीं है तो जो है चोरी का अपराध नहीं होगा। इस मतलब कि एलिमेंट पे यानी आवश्यक तत्व पे एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण केस है जो के एन मेहरा का केस है, जो के एन मेहरा का मामला है। इसमें जो अभियुक्त था के एन मेहरा जो है वो जो है भारत सरकार का मतलब एक अधिकारी था जो है और जो भारत सरकार का एक जहाज़ जो है अनाधिकृत रूप से जो है उड़ाकर पाकिस्तान ले गया और जो है पाकिस्तान की सरकार ने उस जहाज़ को जब्त कर लिया और के एन मेहरा को भारत लौटा दिया। तो यहाँ पे जब के एन मेहरा पर जो है चोरी का मुकदमा चलाया गया तो वो ये बचाव ले रहा था कि इससे जो है हमें फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ है, और जबकि डिसऑनेस्टली की जो परिभाषा दी गई है 24 में उसमें सदोष लाभ और या सदोष हानि दोनों कहा गया है। या तो लाभ हो या तो हानि हो, दूसरे को हानि हो रही या तो एक को लाभ हो रहा है। यहाँ पे या शब्द का प्रयोग किया गया और का नहीं। तो यहाँ पे जो है लेकिन तो उसने वो जो है इसी चीज़ का जो है अभियुक्त जो है इसी का बचाव ले रहा था कि जो है यहाँ पे भारत सरकार को भले ही हानि हो रही हो लेकिन मुझे कोई एक लाभ नहीं हो रहा है। लेकिन कोर्ट ने उसके तर्क को नहीं माना और जो है न्यायालय ने उसको जो है यहाँ पे जो उसका इंटेंशन था वो जब जहाज़ को ले जाते समय वो बेईमानीपूर्ण आशय था यानी इंटेंशन था। इसके आधार पर अभियुक्त को जो है दोषी ठहराया और जो है चोरी के लिए दंडित किया। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम चोरी के जो दो आवश्यक तत्व हैं उनको जो है समझें और जो है नेक्स्ट वीडियो में हम चोरी के आगे जो है और एलिमेंट्स को समझते हैं जिनसे चोरी का अपराध जो है गठित होता है।